ठीक है, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितना वाटर वेपर मौजूद है। क्या मौजूद है? वाटर वेपर। अब देखो हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे 70 कितना परसेंट वाटर वाटर होता है? 71%। ठीक है, 71% वाटर है। और सूरज की रोशनी आएगी तो वो वाटर इवेपोरेट भी तो होगा। इवेपोरेट होके वो अर्थ कहाँ पे जाएगा? एटमॉस्फेयर पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? और एटमॉस्फेयर में क्या होगा? वाटर वेपर होगा। तो वो जो वाटर वेपर हमारा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। ये जो वाटर वेपर गया है एटमॉस्फेयर में, वही बाद में क्या बनेगा? क्लाउड बनेगा। फिर वो यहाँ पे क्या करेगा? बारिश करेगा। करेक्ट है कि नहीं है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? तो पहला क्वेश्चन बनाइए अपनी नोटबुक पे, डिफाइन द टर्म यूटिलिटी। डिफाइन ह्यूमिडिटी। डिफाइन ह्यूमिडिटी। HUMIDITY। लिखा? तो लिखिए आंसर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in air is called humidity. लिखा सबने? अब देखो ह्यूमिडिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दो तरीके की ह्यूमिडिटी होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या होती है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट का मतलब है कि जितना वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जैसे 10% है, 20% है, 40% है, जितना भी वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या बोलेंगे? ठीक है, इज दिस क्लियर है? और रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है? ये एक रेशियो है कि कितना वाटर वेपर एयर में मौजूद है और कितना वो मैक्सिमम होल्ड कर सकती है। इज दिस क्लियर है? हमारी एयर की मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है वाटर को होल्ड करने की। ठीक है, जब वो मैक्सिमम पूरा हो जाता है तो वाटर क्या, एयर क्या हो जाती है? सैचुरेटेड हो जाती है। क्या हो जाती है? जैसे ही एयर सैचुरेटेड हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाएगी? मतलब कि अब मैं और नहीं झेल सकती, अब तो गुबार फूटेगा ही फूटेगा बाहर। तो वो क्या हुआ? सैचुरेशन लेवल आ गया। क्या आ गया? आ गया समझ में? तो पहला पॉइंट है हमारा, व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, एक्सप्रेस इन ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। तो एक क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर में कितना आपका वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या लिख बोलेंगे? क्वेश्चन बनाइए, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जब आप डिफरेंस करेंगे तो डिफाइन अपने आप हो जाता है। करेक्ट? एक साइड लिखिए एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, लाइन खींचिए, दूसरी साइड लिखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेटा पहले लाइन खींच के कॉपी कर लो, क्वेश्चन बाद में बना लेना। ठीक है, लिख लिया? सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर in grams per cubic meter of air. In grams per cubic meter of air. लिखा? लिखा आपने? रिलेटिव में लिखिए, रिलेटिव में लिखिए, it is the ratio between, it is the ratio between the amount of water vapor present in air and the maximum amount
that can be held by air, that can be held by air at a given temperature, at a given temperature. समझ आया एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस? सेकेंड पॉइंट बनाइए, एक लाइन छोड़ के, दोनों साइड से लाइंस बराबर होना चाहिए। जब आप डिफरेंस लिखते हैं, एक तो याद रखेंगे आईसीएसई बोर्ड क्या कहता है, जब भी डिफरेंस लिखेंगे लाइन खींच के लिखेंगे और आमने सामने होना चाहिए। ये नहीं कि एक पॉइंट तो तुम्हारा पहुंचा हुआ है जम्मू कश्मीर में और एक पॉइंट है तुम्हारा कन्याकुमारी में, ठीक है, दोनों आमने सामने होंगे पॉइंट्स। इज दिस क्लियर है? आया समझ में? अब सेकेंड पॉइंट बनाइए। एब्सोल्यूट में लिखिए इट इज एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये तो पिछले पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट हो गया, इजी टू लर्न। और रिलेटिव को कैसे एक्सप्रेस करते हैं आप? परसेंटेज। इट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। अब एब्सोल्यूट का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता, रिलेटिव का टेम्परेचर से लेना देना होता है। तो एब्सोल्यूट में लिखेंगे इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन, लिखिए। उधर लिखेंगे रिलेटिव में इट टेक्स टेम्परेचर, देखो अब आमने सामने इट टेक्स टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन। ये वाला पॉइंट कर लो ना पहले, इट टेक्स टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन, हो गया? अब देखो एक और चीज होता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से हमें नहीं पता चलता कि बारिश होगी कि नहीं होगी, कोई आइडिया नहीं मिलता हमें कि वेदर द एयर हैज बिकम सैचुरेटेड और नॉट। लेकिन हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी से पता चल जाता है, क्योंकि परसेंटेज है ना कि अभी 60% हुआ है, 70% हुआ है। जब 100% होगा मतलब एयर सैचुरेटेड, अब तो बारिश होगी ही होगी। इज दिस क्लियर है? आ गया यहाँ तक पॉइंट समझ में? जब हम ह्यूमिडिटी पढ़ लेते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रेसिपिटेशन। क्या आता है? अब देखो एक चीज होती है ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के बीच में, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? जब वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में, यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे उसको हम? सो व्हाट इज कंडेंसेशन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। ये याद रहेगा? याद रहेगा? कंडेंसेशन के बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। क्या होगा? इज दिस क्लियर है? आ गया यहाँ तक समझ में? तो अब हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है जो भी हमारा लिक्विड, ठीक है, इसका मतलब होता है जो भी हमारा वाटर फॉल करेगा एटमॉस्फेयर से अर्थ पे, वो कैसे फॉर्म में हो सकता है? बारिश के फॉर्म में हो सकता है, ओले गिरते हैं ना, हेल के फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है। इज दिस क्लियर है? आया समझ में? तो लिखिए डिफाइन प्रेसिपिटेशन। डिफाइन प्रेसिपिटेशन लिखा? लिखिए फॉलिंग ऑफ water from the atmosphere in any form में ब्रैकेट्स में लिखिए क्या? रेन, हेल, स्नो। रेन कॉमा हेल, एनी फॉर्म के दो मतलब है, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड, और हमने ब्रैकेट्स में बता दिया फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन रेन, हेल, स्नो। इज दिस क्लियर है? यहां तक समझ आया प्रेसिपिटेशन? तो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? रेनफॉल। तो रादर देन मैं आपको पहले रेनफॉल फिर स्नोफॉल फिर हेल समझाऊं, पहले मैं रेनफॉल ही अच्छे से समझाती हूँ, ठीक है? तो हम समझ रहे हैं रेनफॉल। रेनफॉल हमें सबको पता है क्या है? सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है? रेनफॉल। यानी कि जब वाटर फॉल करता है लिक्विड फॉर्म में ऑन अर्थ, उसको हम क्या बोलेंगे? रेनफॉल। ये बात सबको पता है?
अब जो रेनफॉल होती है, बेटा वो अलग अलग टाइप की होती है, 3 टाइप की रेनफॉल होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उस पर, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रेनफॉल, हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ रेनफॉल, लिखा आपने। अब रेनफॉल जो है बेटा 3 तरीके की होती है। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, कौन सी होती है, तो पहले हम समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। एक होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर होती है ओरोग्राफिक और फिर होती है हमारी साइक्लोनिक। तो 3 टाइप ऑफ रेनफॉल कौन सी होती है, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक, साइक्लोनिक। कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शनल मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्शनल। तो कन्वेक्शनल का मतलब क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, जैसे हमारा इक्वेटर के पास कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। तो क्या होता है, जैसे इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पहुंचती है सन की, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, तो जब डायरेक्ट रेज पहुंचेगी सन की तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी वाटर बॉडीज होगी वो क्या हो जाएगी, हीटअप होगी। हीटअप होगी तो वहां से क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, यानी कि वाटर राइज करेगा इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। फिर ये वाटर वेपर कहाँ पहुंचेगा, एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा, जहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगी, रेनफॉल हो जाएगी। इस तरीके की रेनफॉल को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल। क्या बोलते हैं, इसको 4 PM रेनफॉल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 4 PM रेनफॉल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे जो ब्राजील वगैरह 4 o'clock रेनफॉल, क्या बोलते हैं इसको, 4 o'clock रेनफॉल। तो क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं जैसे ब्राजील वगैरह है, तो जितने भी इक्वेटर के पास रीजन्स है वहां पे बहुत हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है और बहुत हाई टेम्परेचर रहता है। हाई टेम्परेचर की वजह से हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है तो इसकी वजह से वहां पर हर 4 बजे के लगभग बारिश होती है। इस वजह से कन्वेक्शनल रेनफॉल को और क्या बोला जाता है, 4 o'clock रेनफॉल। क्या बोला जाता है, और कहाँ पर कॉमन होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये कॉमन होती है इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। कौन से रीजन, इक्वेटोरियल रीजन्स मतलब इक्वेटर के पास। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, आ गया सबको समझ में। नेक्स्ट होती है हमारी ओरोग्राफिक रेनफॉल। कौन सी रेनफॉल होती है, तो देखो क्या होता है, कई बारी जो हमारी एयर होती है, क्या होती है, तो एयर जो होती है हमारी, एयर के अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है। क्या होता है, तुमने होली खेली है, होली में पानी वाले गुब्बारे देखे, तो अगर मैं वो पानी वाला गुब्बारा तुम्हारे ऊपर फेंक के मारूं, पर जब तक तुम बीच में नहीं आओगे तो वो तो चलता रहेगा ना हवा में, कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए होगा जिससे वो टकराए और फिर पानी बरसे। यस और नो। उसी तरीके से ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है कि जो हमारी मॉइस्चर लेडन विंड्स होती है, क्या होती है, एक नोटबुक दिखाओ जल्दी। तो ध्यान से देखिए क्या होता है इसमें, जैसे हमारा ये मॉइस्चर लेडन विंड्स है, क्या है ये, मॉइस्चर लेडन विंड्स का मतलब होता है जो मॉइस्चर को कैरी कर रही है। तो ये जब आके किसी भी रिलीफ फीचर से टकराती है, किससे टकराती है, अब वो रिलीफ फीचर या तो माउंटेन हो सकता है या फिर प्लाटू हो सकता है या हिल हो सकती है, उससे आके जैसे ही ये टकराएगी क्या होगी, जैसे ही टकराएगी तो यहाँ पर क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगी, बर्स्ट होगा और यहाँ पे क्या होने लगेगी, रेनफॉल होने लगेगी। तो वो रेनफॉल जो होती है बिकॉज ऑफ रिलीफ फीचर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। इंडिया में जो रेनफॉल है वो ओरोग्राफिक है नेचर में, तभी तो हिमालय से टकराती है, तभी हमारी बारिश होती है सर्दियों के समय पे। इज दिस क्लियर है, आ गई बात समझ में। जिस साइड में हमारे रिलीफ फीचर के माउंटेन के बारिश हो रही है उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विंडवर्ड स्लोप। क्या बोलेंगे, विंडवर्ड स्लोप। और जो पूरा ड्राई रह गया उसको हम बोलते हैं लीवर्ड स्लोप। क्या बोलते हैं, लीवर्ड स्लोप। अब ये ड्राई क्यों रह जाता है, इस पे हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जब तक विंड्स यहाँ तक पहुंचेगी वो अपना मॉइस्चर तो शेड कर चुकी है, सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है, तो जब तक वो यहाँ पर पहुंची, यहाँ पर उसके पास कुछ था ही नहीं मॉइस्चर करने के लिए, था ही नहीं, पानी बचा ही नहीं था, इसलिए इस साइड बारिश नहीं होती। इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, रेन शैडो रीजन। क्या बोलते हैं, रेन शैडो रीजन। तो रेन शैडो रीजन ड्राई क्यों रहता है, बिकॉज बाय द टाइम द मॉइस्चर लेडन विंड रीचेस द रीजन, इट लूजेस आउट इट्स मॉइस्चर एंड इट बिकम्स ड्राई, कॉजिंग नो रेनफॉल, कॉजिंग नो रेनफॉल। इज दिस क्लियर इन है, आया यहाँ तक समझ में, आया कि नहीं आया। उसके बाद होती है हमारी कौन सी रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल। कौन सी रेनफॉल होती है, कौन सी रेनफॉल होती है हमारी, साइक्लोनिक रेनफॉल वो होती है जो कि साइक्लोन्स की वजह से होती है। ठीक है, किसकी वजह से होती है, एक होती है हमारी फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल में क्या होता है हमारा, जब
दो एयर मासेस डिफरेंट टेम्परेचर के एक दूसरे से टकराते हैं, क्या करते हैं? दो एयर है, एक बहुत वार्म है, एक कोल्ड है मान लीजिए, ठीक है, दो डिफरेंट टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी एक साथ मीट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? कॉन्टैक्ट जोन बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रंट। अब फ्रंट वार्म भी हो सकता है और कोल्ड भी हो सकता है, और उस वजह से जो रेनफॉल होती है उसको आप क्या बोलते हैं? फ्रंटल रेनफॉल। क्या बोलते हैं उसको हम? साइक्लोनिक रेनफॉल कौन सी रेनफॉल है? जो साइक्लॉन्स की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? इज दिस क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? रेनफॉल को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? रेन गेज से। किससे? रेन गेज बोलते हैं उसे, गॉज नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? इज दिस क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अब इसके साथ हमने प्रेसिपिटेशन समझ लिया, टाइप्स ऑफ रेनफॉल समझ ली। प्रेसिपिटेशन में फिर हमारा दूसरा फॉर्म क्या होता है? स्नोफॉल। क्या होता है? अभी क्वेश्चन आ जाता है हेल और स्नो में डिफरेंस बताओ। तो जब हमारा प्रेसिपिटेशन अगर होता है आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में होता है? इसमें क्या होता है? जो वाटर होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, इसलिए ये सॉफ्ट होती है। क्या होती है? लेकिन जब क्या होता है हेल्स में, क्या होता है यानी ओले, तो वहां से तो पानी निकला था, लेकिन अर्थ का टेम्परेचर कम था, तो आते आते ये फ्रीज हो गया। क्या हो गया? इसलिए ये हार्ड होता है। ये क्या हो गया? हमारे हेल स्टोन्स। क्या हो गए? इज दिस क्लियर हियर? व्हेन द प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस। किसके फॉर्म में? तो जब स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस है तो क्या है? हेल। क्या है? ओले। और जब वो क्रिस्टल्स ऑफ आइस है तो क्या है? स्नो। क्या है वो? ये समझ आया सबको? फिर आते हैं हमारा कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। इज दिस क्लियर? इससे कंडेंसेशन के तीन पार्ट्स होते हैं। होता है क्लाउड। क्या होता है? क्लाउड हमारा ऑब्वियसली हम जानते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर वेपर। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेसिपिटेशन के लिए। इतना समझ आया? फिर एक चीज होती है ड्यू। क्या होता है? ड्यू होता है जो हमारा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ड्यू टू कंडेंसेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? ड्यू। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब रात होती है तो हम लोग उसमें जो घास वास होती है, जब हम सुबह उठ के देखते हैं तो उसमें क्या होता है? हल्का हल्का पानी की ड्रॉप्स होती है, या लीफ के भी टिप्स पे क्या होती है? थोड़ी थोड़ी पानी की ड्रॉप्स मौजूद होती है कि नहीं होती है? उसको हम बोलते हैं ड्यू। क्या बोलते हैं उसको हम? ठीक है। ड्यू पॉइंट क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वाटर वेपर इन द एयर बिकम सैचुरेटेड। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक चीज होती है ड्यू पॉइंट, तो वो टेम्परेचर जिसमें हमारा वाटर वेपर क्या हो जाएगा? एयर वाटर वेपर जो एयर में मौजूद है वो सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड का मतलब भाई हो गई इसकी क्वांटिटी फुल, अब तो बारिश होके रहेगी। तो बारिश कौन से पॉइंट पे होती है? ड्यू पॉइंट पे होती है। कौन से पॉइंट पे होती है? तो व्हाट इज ड्यू पॉइंट? टेम्परेचर एट विच द वाटर वेपर इन एयर बिकम्स सैचुरेटेड। क्या हो जाता है? सैचुरेटेड हो जाता है। इज दिस क्लियर है? नेक्स्ट होता है फॉग। फॉग क्या होता है? जो हम कोहरा बोलते हैं ना जिसको, ये छोटे छोटे एरोसल्स होते हैं, छोटे छोटे एयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि अर्थ के सरफेस पे आते हैं। आप पे क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा, आप पे क्वेश्चन आएगा नेम द फॉर्म्स ऑफ कंडेंसेशन, तो आप लिखेंगे क्लाउड, ड्यू, फॉग। इज दिस क्लियर? फ्रॉस्ट, स्मॉग। इज दिस क्लियर है? आ गया कि नहीं आया? फ्रॉस्ट क्या होता है? जैसे सर्दी अब आई गई है तो अब आप चीजें कुछ भी बाहर रखोगे तो उसमें क्या होगा? हल्की सी पतली सी लेयर ऑफ आइस जम जाती है। होता है कि नहीं होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट। क्या बोलते हैं उसको? इज दिस क्लियर? और स्मॉग क्या होता है? जब फॉग और पोल्यूशन एक साथ, स्मोक एक साथ मिलता है तो जो बनता है उसको बोलते हैं स्मॉग। जैसा दिल्ली में बहुत कॉमन है, वो कोहरा है लेकिन वो पोल्यूशन का कोहरा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्मॉग। और स्मॉग हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है क्योंकि उससे बहुत सारी लंग में सांस लेने में दिक्कत, तो ब्रोंचाइटिस और बहुत सारी लंग डिजीजेज हो जाएंगी। प्लांट्स की लाइफ और एनिमल लाइफ के लिए भी बहुत खतरनाक होता है। बहुत सारे क्रॉप्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इज दिस क्लियर? और आखिरी हमारा बचता है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? इट इज अ मास ऑफ वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट इन द लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जो लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं? मिस्ट। इज दिस क्लियर है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं? हमें पता चल गया ह्यूमिडिटी क्या होती है। अच्छा, ह्यूमिडिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? नहीं, वो तो रेनफॉल को करते हैं। ह्यूमिडिटी को मेजर करते हैं हम वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। किससे करते हैं? वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर। इतना समझ आया? यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आ गया? अच्छे से? श्योर है? कल मैं इसका टेस्ट लूंगा।